अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप क्या खैरियत से होंगे। बच्चों बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूशी पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा। दो क्यूरीज आई हैं स्टूडेंट्स की तरफ से, पहले वो डिस्कस करते हैं, फिर हम अपने अगले चैप्टर की तरफ मूव करेंगे इंशाअल्लाह। एक क्यूरी आई है कि कल जो काम किया था उसके अंदर एक एडजस्टमेंट जो की थी हमने स्किल्ड लेबर की और सेमी स्किल्ड में कन्वर्जन की, वो समझ नहीं लगी। वो ज़रा दोबारा से एक दफ़ा एलाबोरेट कर दें, बता दें। मसला कोई नहीं है। जिस चीज़ के बारे में बोल रहा हूँ हमने उस चीज़ के बारे में काम करना है। क्या बोल रहे थे? रिप्लेस 40% ऑफ द स्किल्ड लेबर, मीन्स स्किल्ड लेबर की कहानी कर रहा है, सेमी स्किल्ड की बात नहीं कर रहा। तो हमने जो वर्किंग की थी सेमी स्किल्ड की, वो तो लगने ही लगने हैं, ये तो लगने ही लगने हैं 5500। बात किसकी हो रही है? इसकी। इसको वो कह रहा है कि इससे जो काम करवाना था, ये जो वर्कर्स थे, इनको हमने 2 हिस्सों में तोड़ दिया। कुछ काम हम नई सेमी स्किल्ड लेबर लेंगे, उससे करवा लेंगे, और कुछ काम हम एग्जिस्टिंग स्किल्ड लेबर से ही करवा लेंगे। ठीक? तो असल में इस 80,000 की कहानी है, ये 50,000 की कहानी बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, अब हमने क्या किया, 80,000 लेबर आ रहे हैं। कितने? ये पिछले साल के। ये कितने यूनिट्स बनाते हैं? 5 लाख। अगले दफा अगले साल में हमने बनाने थे 5,50,000 यूनिट्स। तो 5,50,000 यूनिट पर घंटे स्किल्ड के कितने लगते? यूनिट्स तो बढ़ गए हैं। क्या यूनिट्स तो बढ़ गए हैं। इसको आसान अंदाज में अगर देखें तो 80,000 लेबर आवर बनाने हैं, वो कितने यूनिट्स बनाता? 5 लाख। तो एक यूनिट बनाने में कितना लेबर आवर लगेंगे? ऐसे कर लें आप इसको, 80,000 लेबर आवर तकसीम 5 लाख यूनिट्स। एक यूनिट बनाने में कितने लेबर आवर लगेंगे? 0.166666 ऐसे क्या है? एग्जैक्टली 0.16 पर यूनिट। तो 5,50,000 बनाने के लिए कितने लगेंगे? 5,50,000 यूनिट्स बनाने में कितने लगेंगे? तो जैसे मर्जी कर ले, मैथ है। 88,000 घंटे आ गए, ये लेबर आवर है। डन हो गया। ये मैंने 88,000 लेबर आवर बनाए थे। अब उसने कहा कि ये जो 88,000 लेबर आवर्स हैं, इनको क्या करो, 40% ऑफ द स्किल्ड लेबर। तो इसका मतलब है 40 और 60 की रेशियो में क्या कर दो? बांट दो, 2 हिस्सों में बांट दो। मुख्तलिफ तरीके हैं, ट्री के जरिए भी बांट सकते हो और मल्टीप्लिकेशन करके भी बांटते रहो। बात एक ही है। कॉन्सेप्चुअली इस तरीके से काम करने में जरा सी क्या हो जाती है? आसानी हो जाती है। तो ये वाले लेबर आवर थे 88,000 लेबर आवर। इसको 60% और 40% में बांट दिया तो कितने कितने घंटे आ गए? 52,800 घंटे और 35,200 घंटे। तो ये स्किल्ड के हैं। ये किसके हैं? स्किल्ड के हैं। इसके बारे में क्वेश्चन में कुछ बात की है उसने? क्वेश्चन में कोई बात की? 60% के ऊपर तो कोई बात कर ही नहीं रहा कि मैंने उसको कुछ चेंज करना है। और जो उसका रेट चेंज होना है वो हमने इकट्ठा एक ही दफा कर लिया है, सबको इकट्ठा लगा दिया है। क्योंकि उसने कहा था ऑल कॉस्ट ने बढ़ना, या तो हर एक का रेट 10-10% से बढ़ा लो तो भी हो जाएगा सवाल। नीचे घर जाके आपने किया होगा तजर्बा। और अगर हर एक का रेट नहीं बढ़ाना तो फिर एंड पर
एक ही दफ़ा बढ़ा दो सारे खर्चों का रेट एक ही दफ़ा बढ़ जाएगा खुद को। कभी हम सिर्फ क्वांटिटी के ऊपर एक हिसाब से काम करें, क्वांटिटेटिव चेंज के ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं। तो स्किल्ड का रेट तो हमने पुराना ही उठा लिया, 125 रुपए पर लेबर और ये वाली वैल्यू आ गई। ये हमने रेट यहाँ पर निकाले थे जो कि क्या थे, कुछ चीज़ें अवेलेबल थी, कुछ चीज़ें छुपी थी। ये चीज़ छुपी हुई थी, ये चीज़ अवेलेबल थी। अब यहाँ पर ये चीज़ अवेलेबल थी तो हमने आगे काम किया, नहीं तो हम ये काम ही ना कर पाते, हम टक्कर ही लगा रहे होते। जो मैंने रफ वर्क का कहा था, ये करोगे तो कहीं ना कहीं पे काम क्या हो जाएगा, आ जाएगा, कोई ना कोई चीज़ काम जरूर आएगी। ठीक ना की होती तो टक्करें मारनी थी। इतना ज़्यादा टाइम हम सोचने पे लगा देते हैं, उससे कम टाइम में इस टेक्निक से क्या होता है, काम हो चुका होता है। तो ये 80,000 यूज हुआ, ये रेट था, अवेलेबल था, क्वांटिटी इंटू रेट, ये रेट पिक किया और आंसर ले लिया स्केल का। अब कहानी आती है कुछ 40% जो कन्वर्ट किए सेमी स्केल, उसका रेट क्या है, 100 रुपया। तो इसका मतलब है सेमी स्केल के लिए रेट फाइनल हो गया 100 रुपये, ये वाला 100 रुपया इधर गया, ये 100 रुपये पर लेबर आर, ये रेट फाइनल हो गया। अगली कहानी है कि इसके लेबर आर फाइनल करें। क्वेश्चन में उसने बोला कि हमें जो स्किल्ड लेबर है, इट इज एस्टिमेटेड दैट सेमी स्किल्ड लेबर विल टेक 30% मोर टाइम टू डू द सेम वर्क। वो 30% ज्यादा टाइम लेते हैं। तो यहाँ पर ज्यादा टाइम लेना मीन्स आपका वो वाला फार्मूला लग जाएगा आफ्टर इंक्रीज वाला, 1 + 0.3 करेंगे डायरेक्टली आफ्टर इंक्रीज वाले आंसर आ जाएगा। 1.3 से क्या कर दें आप, मल्टीप्लाई कर दें, ये तो आपके लेबर आवर्स आ जाएंगे। और मैंने कहा था ये ज्यादा कॉन्सेप्चुअली काम है, आसानी से अंडरस्टैंडेबल है। वर्किंग दूसरी भी करवाई थी आपको, लेकिन ये क्या चीज है, क्वांटिटी इनटू रेट वाली चीज है ना, तो ये ज्यादा अंडरस्टैंडेबल है कि आप कर क्या रहे हैं। पेपर में वो सही काम होगा जो क्या हो, ज्यादा अंडरस्टैंडेबल, इंस्टेड ऑफ वो जो उसका ज्यादा अंडरस्टैंडेबल ना हो। हर एक बंदे का लेवल है, आप शायद जीनियस बंदे हैं, शायद ज्यादा बेहतर तौर पे शायद जल्दी जल्दी ये भी कर जाए। तो चॉइस क्या है, मैंने तो दो तीन तरीकों से समझा दिया। ऐसे भी हो सकता है, डायरेक्टली टोटल वैल्यू को भी कर सकते हैं, लेकिन ये हर किसी के बंदे का बस की बात नहीं होती सोचने, या पेपर में चीज जेन में नहीं आती। लेकिन ये वाली चीज एक आसान है, क्वांटिटी इनटू रेट। एक काम करो क्वांटिटी पे, दूसरा काम करो रेट पर, दोनों क्या करो, मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाए। ठीक, आप मुकम्मल तौर पे काम कर सकते थे, हर एक के लेबर आर अलग से मालूम करते। ये कॉस्ट कार्ड पिछले साल का बनाया ना, एक साल से कॉस्ट कार्ड क्या बनाया, पिछले साल का, इस पूरे को उठाते और अगले साल का बना देते। हर एक का रेट ज्यादा बढ़ रहा है 10% से, हर एक का रेट बढ़ा देते। ठीक, हर एक की क्वांटिटी किसी और अंदाज से बढ़ रही है, हर एक की क्वांटिटी उस अंदाज से बढ़ा देते। इस क्वेश्चन में 10% है, हर क्वेश्चन में नहीं होता। ठीक, तो इस क्वांटिटी को बढ़ा देते, इस रेट को बढ़ा देते, आपका काम पहले से हो चुका है, आधे से ज्यादा काम आपका पहले से हो जाए, फिर नई वैल्यू आ जाएगी। गॉट द पॉइंट? तो तरीके से चलेंगे, आंसर तरीके से निकल कर आ जाएंगे। नहीं तरीके से चलेंगे तो काम गड़बड़ की गड़बड़। चलें, ये वाली कहानी, एक क्यूरी रिजॉल्व हो गई, दूसरी क्यूरी की तरफ बढ़ते हैं। बच्चे ने क्यूरी अभी रेज नहीं की थी, क्वेश्चन बताया था तो मैंने क्वेश्चन ले आया, अब क्यूरी रेज करेंगे। लेबर वाला जो पॉइंट है सेकंड पॉइंट लेबर का, और शिफ्ट भी इसमें चेंज हो गया, शिफ्ट भी चेंज हो रही है। फर्स्ट वाला जो है आपका, अच्छा पहला ये जी वाली, जी, अच्छा। On average assembly of 1 unit of EXV would require 1.8 skilled labor hour at 200 per घंटा. The production would be carried out in single shift of 8 घंटा। 8
घंटे की क्या है, शिफ्ट है जिसमें वो बंदे क्या करते हैं, काम करते हैं। एट द स्टार्ट ऑफ ईच शिफ्ट सेटअप ऑफ द मशीन वुड रिक्वायर 30 मिनट। बंदे सुबह 9 बजे आते हैं और मशीन चला देते हैं। मशीन चलती है, स्टार्टअप होने पे कितनी देर लेती है, 30 मिनट। शिफ्ट कितनी देर की है, काम कितनी देर करेंगे, 7.5 घंटे काम करेंगे। डन हो गया जी। कितने घंटे काम करेंगे वो, 7.5। आधा घंटा तो सेटअप की काम होगी। ये सेटअप का खर्चा तो पेमेंट तो करनी है ना लेबर को, आधे घंटे की लेबर को पेमेंट तो करनी है, लेकिन काम वो कितनी देर करेंगे, 7.5 घंटे। 6% ऑफ द इनपुट क्वांटिटी ऑफ WY एंड WZ वुड बी लॉस्ट ड्यूरिंग द असेंबली प्रोसेस। ये इतना हिस्सा है मटेरियल से रिलेटेड, ये कहानी करते हैं। अब दरमियान में कहानी मिक्स कर दी है ना एग्जामिनर ने, कि लेबर का बात करते करते मटेरियल की कहानी भी एडअप कर दी। तो आप खुद अलग कर लें कि ये मटेरियल की कहानी है, मटेरियल से रिलेटेड बात कर दी, ये क्या है, लेबर से रिलेटेड कहानी। तो एक तो कहानी आपको समझ लग गई कि काम वो बंदा कितनी देर करेगा, 7.5 घंटे का काम कर रहा होगा एक दिन में। अब इसकी ऑब्वियसली कोई क्वांटिटी भी होगी बनाने के लिए, कुछ दिया हुआ है, 5 लाख यूनिट्स बनाने प्रोजेक्ट, लाइफ टाइम पूरी 5 लाख यूनिट्स। अब डेली 7.5 घंटे वो काम करेगा, कितने नंबर ऑफ शिफ्ट्स लगाएगा, बंदे भी हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स मौजूद है कहीं पे जी, कहीं पे कोई ना कोई तो लिंक होगा। इसमें वो कस्टम ड्यूटी वाला पॉइंट आया जो आपको कहा था, समझाया था, कस्टम ड्यूटी वाला पॉइंट इसी क्वेश्चन में आ रहा है। जो कस्टम ड्यूटी वाला पॉइंट समझाया था वो इसी पास पेपर में मौजूद है और अप्लाई भी हो रहा है। अच्छा जी, लेबर आर 200 पर घंटा, प्रोडक्शन वुड बी कैरिड आउट इन सिंगल शिफ्ट ऑफ 8 घंटा एट द स्टार्ट ऑफ ईच शिफ्ट। चले 7.5 से डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें, 5 लाख यूनिट्स, हर यूनिट कितनी देर लगता है। ऑन एवरेज असेंबली ऑफ 1 यूनिट वुड रिक्वायर 1.8 स्किल्ड लेबर आवर। तो 5 लाख यूनिट्स के लिए कितने घंटे चाहिए हैं, रिक्वायर्ड कितने हैं, फिनिश्ड लॉसेस की कहानी तो कोई ऐसा नहीं, पक्की बात है। कैसे आया, मल्टीप्लाई कर दिया ना, कहीं यहाँ कहीं पे मैंने वर्किंग की होगी, जल्दी काम हो जाएगा। 0.5 मिलियन फिनिश गुड है, 5 लाख को 0.5 लिख सकते हैं ना। 1.8 घंटा पर फिनिश्ड गुड कितना आ गया, 9 लाख घंटे। यानी पहली कहानी होगी, पहला स्टेप हो गया कि टोटल लेबर आज लगेंगे कितने। अब नंबर ऑफ शिफ्ट्स की कहानी पे आते हैं। एक दिन में कितने घंटे की शिफ्ट है, 7.5 घंटे की है, 7.5 घंटे की शिफ्ट है। तो नंबर ऑफ शिफ्ट्स की बात करते हैं। अब इस स्टेप की भी समझ लग गई आपको कि एक दिन में कितने घंटे काम करना है, 7.5 घंटे। तो ये आपके पास आ गई 1,20,000 शिफ्ट्स, पूरी हो गई शिफ्ट्स। अब जो कहानी है सेटअप के घंटे, इसका मतलब है 1,20,000 शिफ्ट्स लगेंगी, तो हर शिफ्ट में कितने घंटे की है, आधे घंटे की शिफ्ट है, जो कि स्टार्टअप पे टाइम लगता है। तो स्टार्टअप के घंटे कितने हैं, 60। क्या ये वेले होंगे, लेकिन लेबर आर पेड में तो शामिल होंगे ना, लेकिन लेबर आर वर्ल्ड में शामिल नहीं हो। मीन्स FOH जो है अगर वो एब्जॉर्ब करना होगा वो इसके बगैर होगा, और जो लेबर की कॉस्ट है वो इसको शामिल करके होगा। डन हो गया जी, ये बस चीज समझनी थी आपने। आएंगे यहाँ पर, ये जो स्टार्टअप कॉस्ट है ना, ये असल में लेबर की है कॉस्ट। इसको 2 हिस्सों में तकसीम करके भी लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं,
दो हिस्सों में तकसीम करके भी लिख सकते हैं। ये पेमेंट तो करनी है ना, लेबर को पेमेंट करनी है, लेबर का ही रेट लगना है। 200 रुपये घंटा बोला हुआ है, ठीक, ये आइडल आवर्स है, पे तो करने हैं ना। अगर मैं कहूँ लेबर आर वर्कड प्लस आइडल आवर्स इज इक्वल टू लेबर आर पेड, तो गलत तो नहीं होगा? क्या लफ्ज बोल रहा हूँ मैं? लेबर आर वर्कड प्लस आइडल आवर्स इज इक्वल टू लेबर आर पेड, ठीक है। और लेबर की कॉस्टिंग के अंदर ये भी आना है और ये भी आना है। तो जो स्टार्टअप वाला हिस्सा है वो असल में लेबर को ही पेमेंट हो रही है, ये कोई मशीन की कहानी नहीं है। व्हाट द पॉइंट? ये मैंने हेडिंग इसीलिए शायद लेबर बनाई हुई है, उसी के नीचे ये काम किया हुआ है, उसके बाद ओवरहेड की कहानी की हुई है। अब आते हैं स्किल्ड आवर्स कितने चाहिए, वही 9 लाख घंटे चाहिए। ये लेबर आवर वर्कड है जो चाहिए, रिक्वायर्ड वाले, उसको 24 रुपए घंटा से मल्टीप्लाई करना है। ये 24 रुपए घंटा भी कहीं से वर्कआउट होके आए होंगे, हाइलो मेथड शायद मौजूद होगा। यस, हाइलो मेथड मौजूद है, ठीक है। और 24 रुपए क्या चीज़ है ये? यहाँ पे 24 को लिखा हुआ है, ये समझ में नहीं आ रहा था कि 24 रुपए घंटा भी लिखा हुआ है, इधर 200 नहीं होना चाहिए था। और जरा 200 ही है आंसर, सही है, कॉपी पेस्टिंग गलत हुई है, टाइपिंग एरर है। 0.9 मिलियन इंटू 200 करेंगे तो ये 180 आंसर आना है, गलती से FOH का रेट लग गया, आंसर सही लिखा हुआ है। तो क्या नहीं, आपने तो इंडिपेंडेंटली काम करना था ना, लॉजिकली काम करना था। ये तो एक बुक के अंदर क्या है, टाइपिंग एरर है। ये एक टाइपिंग एरर जब कभी मिल जाए तो उसको जाके क्या कर देना चाहिए, हमें ठीक कर देना चाहिए। ये आगे ये लेंगे सेटअप कॉस्ट के साथ भी लेबर आइडल आवर्स, ठीक है जी। मैंने और उसके अंदर एलैबोरेशन कर दी है बुक की, फ्यूचर बुक के लिए। यही प्रॉब्लम थी, F24 कितना आ गया। आप आंसर को देख लेते तो शायद ये प्रॉब्लम खुद ब खुद क्या हो जाती, रिजॉल्व हो जाती। तो समहाउ जज़ाकल्लाह, आपकी वजह से फ्यूचर वालों बंदों का भी और आप वाले बंदों का भी एक क्या चीज़ हो गई, दूर हो गई। तो 0.9 मिलियन इंटू 200 इज इक्वल टू 180, ये बिल्कुल ठीक है, ये गलती से टाइपिंग एरर। तो घर में बैठे हुए बच्चे भी क्या कर लें, बुक को करेक्शन कर लें। हाई टेक वाला क्वेश्चन स्प्रिंग 15 का, और उसके अंदर जाएं तो यहाँ पर क्या है, एक अदर छोटी सी मिस्टेक है, फाइनल वैल्यू ठीक है, यहाँ पर क्या लिखना है, 24 काट दें और 200 लिख लें। 0.9 मिलियन इंटू 200 इज इक्वल टू 180 मिलियन। डन। और कोई चीज़, चले दूसरों को ये भी पता चल गया कि ये असल में आइडल आवर्स हैं और ये नॉर्मल आवर्स हैं। ठीक हो गया जी? एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? चलें, एग्जामिनर कमेंट्स क्या करता है, बच्चों ने क्या गलतियां की हुई हैं वो भी देख लेते हैं। According to the question, 6% of input quantity before losses was estimated to be lost during the process. Many students treated as 6% of actual quantity used after the issuance of losses. तो बच्चों की गलती मैंने यही ऑब्जर्व किया कि बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से मैंने क्या बनाया, फार्मूला बनाया कि गलती क्या हो जाए, खत्म। हमने बस ये देखना है कि नहीं फार्मूला कौन सा लगना है, वो फार्मूला लगाया और आंसर आ। कहता देयर इज फाइन डिफरेंस इन बोथ एंड स्टूडेंट शुड अंडरस्टैंड दीज विद क्लैरिटी। दूसरा, ये 30 मिनट की कहानी,
एक्चुअल टाइम अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन इन ईच शिफ्ट इज 7.5 घंटा इंस्टेड ऑफ 8 घंटा। उसके हिसाब से काम करना था। डिस्काउंट कैलकुलेट करते हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इग्नोर कर दिया है इम्पैक्ट कस्टम ड्यूटी का, जो हमने इसका सीख लिया हुआ तरीकाकार, ये आप आराम से इंशाल्लाह कर लेंगे। ये एडजस्टमेंट तो मैंने आसान अंदाज में आपको करवा दी थी अलहमदुलिल्लाह। सर ये डायरेक्ट ही हो सकता था अगर जिसका हमने किया हुआ कि जो आउटपुट वाला फॉर्मूला लगा के, कौन सा? अगर लॉस को ये 30 मिनट्स है बेसिकली इसको हम लॉस ट्रेड करते उसका क्योंकि फिर वो स्टार्टअप बहुत सारे काम मुख्तलिफ अंदाज से करने पड़ जाते हैं। अब आपके ज़हन में एक चीज़ सोच आई है, आप उसे अप्लाई करो और आगे डिस्कस करो और फिर हम देख लेंगे सेम आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो एक ही मैथ की बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत तरीके से हो सकती है। मेरी कोशिश है कि जी सबसे आसान तरीका जो मेरी नज़र में हो वो मैं बुक के अंदर क्या कर दूँ, या जो उस वक्त जहन में आए वो मैं बुक के अंदर क्या कर दूँ, आंसर कर दूँ। आपको तो बहुत सारे आंसर आई गैप के बहुत सारी बुक्स में मिलते हैं, कम से कम मैंने वो सोल्यूशन बनाए हुए हैं। अब जो सी चीज़ बंदे के दिमाग में आंसर बनाते हुए आनी है उसने वही वाली करनी है, या कोई और चीज़ कर सकता हूँ मैं। तो बाद का क्या होता है, बाद में मज़ीद आसान चीज़ें में आ जाती हैं, तो आप उसे मज़ीद एलाबोरेट कर लेते हैं, मज़ीद आसान कर लेते हैं। जी बेटा नहीं आई, तो भी डिस्कस कर रहे थे, अब तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं। रिक्वायरमेंट क्या कहता है जी, फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन डिटरमिन द डिस्काउंट। अब रिक्वायरमेंट क्या है जी, सिर्फ that HL should obtain in order to achieve the target gross profit। डिस्काउंट कैसे आएगा, मीन सिर्फ क्या कहानी है, किससे लेनी है डिस्काउंट, डिस्काउंट लेना किससे है। तो मैंने आपको बोला था आपने क्या करना है, सिर्फ उतना हिस्सा पिक करना है जो आपको दिया गया है। ये मटेरियल है और डिस्काउंट किसके बारे में कह रहा है, सप्लायर से। डिस्काउंट दैट HL शुड ऑब्टेन इन ऑर्डर टू अचीव द टारगेट ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये 3 मटेरियल है, क्या है, 3 मटेरियल है। बिफोर वैल्यू 2930 है, उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी 439 है, टोटल वैल्यू बताएं कितनी होगी। 2930 जमा 439 3370.19 3370.19, ये आपकी आ गई टोटल वैल्यू। इसमें से कॉस्ट गैप क्या कर दो, लेस कर दो। कॉस्ट गैप 323 आ रहा है जी सर, ये 323 कॉस्ट गैप आ रहा है। अब डिस्काउंट मालूम करना है, एग्जिस्टिंग सिचुएशन पर जाओ। एग्जिस्टिंग सिचुएशन अभी देखी आपने कितनी थी, 2930.30 2930.30 और इसमें था कस्टम ड्यूटी कितने परसेंट, 15%। चले 15% कितनी वैल्यू थी, 439.5। ये टोटल आपकी आ गई जो अभी आपने कैलकुलेट की है 3370.19। 3370.19 इसमें से लेस कर दें आप कॉस्ट गैप, कितना आया था, 323। क्या वैल्यू आई, 304। अब ये है सप्लायर की वैल्यू, क्या है, ये है सप्लायर की वैल्यू, लेकिन मटेरियल की कॉस्ट क्या है, 3370। और इस कॉस्ट में से ही हमें क्या करना है, कॉस्ट गैप को लेस करना है। तो हमारे पास आ गई 3047 इंक्लूडिंग कस्टम ड्यूटी, जो मटेरियल की कॉस्ट होना चाहिए। तब हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू बन जाएगी, हमारा कॉस्ट गैप क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो ये आ गई इंक्लूसिव
इंक्लूसिव ऑफ कस्टम ड्यूटी आफ्टर। अब आप आ जाओ, अपना फार्मूला लगाओ, आफ्टर इंक्रीज इज इक्वल टू बिफोर इंक्रीज इनटू 1 प्लस आर। आपकी कस्टम ड्यूटी से वैल्यू बढ़ी हुई है, तो ये ले आओ यहाँ पर 3047। बिफोर इंक्रीज वाली वैल्यू आपको चाहिए, 1 प्लस रेट है कस्टम ड्यूटी का 1.15। आप पहुंच जाओगे बिफोर इंक्रीज पर 3047 तकसीम 1.15 क्या वैल्यू बनी? 30 नहीं, मैं नहीं मानता। 2649.56। ये वो वाली वैल्यू बनी जो सप्लायर से लेनी, जो सप्लायर की होनी चाहिए है। ठीक, एग्जिस्टिंग कौन सी थी? 2930। अब कॉस्ट गैप के साथ दूर करने के बाद क्या होगी? 2649, क्योंकि कस्टम ड्यूटी का भी तो इम्पैक्ट आना है ना। बड़ी सादा सी बात है बेटा, अगर आप एक चीज़ 100 रुपए की ले रहे हैं, उसके ऊपर 15 रुपए पड़ गए, ये कितने की पड़ी? 115 की पड़ी। अब आपको 15 इसमें से वैल्यू को कम करना। अगर ये वाली वैल्यू 10 के साथ आपने कम करनी हो तो ये कितनी हो जाएगी? 105। और फिर ये वाली कितनी हो जाएगी? वो रिवर्स बैक जाना है, जिसके लिए मैंने आपको बताया वो वाला फार्मूला आफ्टर इंक्रीज वाला। ठीक है, तो रिवर्स बैक जाएंगे, ये वाली वैल्यू फाइंड करेंगे, क्या बनी? बना दें 105 आफ्टर है, बिफोर आपको चाहिए 1 प्लस 0.15, तो बिफोर वाली आपकी आ जाएगी 105 तकसीम 1.15। क्या आंसर आया? तो फॉर्मेट जैसे मर्जी रख लो, आप ऐसे रख लो, एग्जिस्टिंग 91 और रिवाइज्ड। तो डिस्काउंट कितना लूं मैं? 9 रुपए। डिस्काउंट कितना लूं? 9 रुपए। ठीक है, ये एक तरीकाकार था, लंबा थोड़ा सा। क्या था? थोड़ा सा लंबा तरीकाकार। आप कॉस्ट बैक को डायरेक्टली उठाते और बिफोर कर देते तो भी आंसर आ जाए। सर उससे तो वो ऑब्टेन आना था ना, जो हमें मिला था। जो डिस्काउंट मिलना था वो वाला आ जाए। गैप दूर करना है ना। गैप कितना है? ये तो मैंने बड़े लंबे तरीके कार से समझाया। असल चीजें समझ लेने की। अभी मैं वो दूसरी चीज के ऊपर भी आ जाता हूँ, तो दूसरे तरीके कार से कैसे है। बड़े लंबे तरीके से समझाया कि भाई ये वाली चीज थी, इससे ये वाली आई, फिर ये वाली आई। ये समझाने की बात है ना। पेपर में तो जल्दी जल्दी चीजों को आपने क्विकली करना है। तो एक चीज समझ लगी हो तो क्विकली कर सकते हैं। ये चीज समझ लग गई कि क्या हो रहा है। ये 2649 हो जाएगा, पुराना 2930 था, 2930 ओल्ड, न्यू कितना? 2650 ही कर लेते हैं सीधा सीधा सा। 2650 डिफरेंस कितना आया? 281 का। ये आप डिस्काउंट ले रहे होंगे। ठीक है, ये आपको आ गया डिस्काउंट। इससे अगली कहानी आपको पूछ सकता है डिस्काउंट की परसेंटेज। फिर क्या करो? 281 जो डिस्काउंट दिया ओल्ड से डिवाइड कर तो परसेंटेज आ जाएगी। वो भी मैंने बुक में दिया होगा। 9.6%। ठीक है जी, तो ये डिस्काउंट का तरीकाकार है, उसका शॉर्टकट परसेंटेज का। डिस्काउंट की परसेंटेज ओल्ड माइनस न्यू, चेंज आ जाएगी, डिवाइड बाय ओल्ड। ये मैंने बुक में फार्मूला लिखा होगा। पुरानी वैल्यू 2930 माइनस 2650, ये आ गया डिस्काउंट, डिवाइड बाय 2930, ये परसेंटेज आ गया। मालूम करने का तरीका का किस परसेंटेज से डिस्काउंट है, स्टेप बाय स्टेप कहानी। अब जरा सा शॉर्टकट, कॉस्ट गैप कितना है जो दूर करना है,
ये आ गए। अब मैं शॉर्टकट के ऊपर बात करने लगा। 323 क्या है? कॉस्ट गैप दूर करना है, तो इसका मतलब है डिस्काउंट डायरेक्टली 323 ही लेना होगा ना। लेकिन प्रॉब्लम आ गई दरमियान में कस्टम ड्यूटी की 15%। इसका मतलब है ये 323 क्या है? इंक्लूडिंग कस्टम ड्यूटी, यूनिट एक्सक्लूडिंग। अब शॉर्टकट के ऊपर करना, 323 को डायरेक्टली उठाएं, कॉस्ट गैप को उठाएं, एक रेड्यूस होना चाहिए। तो 323 को उठाया, फार्मूला वही लगाया, कौन से वाला? आफ्टर इंक्रीज इज इक्वल टू बिफोर इंक्रीज इनटू 1 प्लस आर। 323 इंक्लूडिंग कस्टम ड्यूटी है, यू नीड एक्सक्लूडिंग कस्टम ड्यूटी। तो बिफोर वाली चीज आपको चाहिए 1 प्लस 0.15। आंसर लें, 323 तकसीम 1.15 इज इक्वल टू 281। तो आप इसको प्रेफर कर लें। डिस्काउंट जो लेना है सीधा सीधा से कॉस्ट का दूंगा। तो सर ये देखो इसके अंदर कस्टम ड्यूटी तो नहीं है। अगर कस्टम ड्यूटी नहीं है तो सीधा सीधा था यही वाली चीज डिस्काउंट, यही वाली वैल्यू कम होनी चाहिए। और अगर कस्टम ड्यूटी शामिल है तो जितनी शामिल है उससे डिवाइड कर दो। 1.15 17% डिवाइड बाय 1.17, कहानी खत्म। ये आपका आ गया शॉर्ट कट। समझाने के लिए बात का लंबे तरीके से समझाना जरूरी हो जाता है। और बाकी दूसरी चीजें हैं कि कभी कोई चीज पूछ सकता है, कभी कोई चीज पूछ सकता है। अब अगर किसी के अंदर वो रेट के ऊपर पूछ लेता, क्या पूछ लेता? क्या रेट होना चाहिए, जो मैंने पहले समझाया। फिर मजबूरी थी कि आप एग्जिस्टिंग के ऊपर काम करें, उसके बगैर रेट नहीं आना। फिर यही वाला तरीका का यूज करेंगे तो रेट निकलेगा। ये तरीका का फिर पूरी लाइन को पिक करना है और रिवाइज करके लेकर आना। डिस्काउंट पूछ लिया तो फिर वो डायरेक्टली आ सकता है क्योंकि वो ओवरऑल। अदरवाइज यू हैव टू फाइंड दिस। फिर आप रेट के ऊपर जा सकते हैं, फिर मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर खिला जा सकता है। होप सो गॉट द पॉइंट। रेट के ऊपर मैं डिस्कशन पहले से कर चुका हूँ कि आपने पूरी लाइन को पिक करना है। ये आ गई डिस्काउंट के ऊपर मजीद डिस्कशन। कस्टम ड्यूटी शामिल है या नॉन रिफंडेबल टैक्सेस शामिल है। देन यूज आफ्टर इंक्रीज फॉर्मूला। ये आपके लिए एक शॉर्ट नोट हो गया। आपका डिस्काउंट कॉस्ट गैप है। अगर कस्टम ड्यूटी या नॉन रिफंडेबल टैक्सेस हैं तो फिर आपको क्या करना है? फिर आप आफ्टर इंक्रीज वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लें एंड रीच एट बिफोर इंक्रीज। टू कैलकुलेट द cost, calculate the discount. From supplier. Done हो गया जी? Any query, any question? उम्मीद है कि ये वाला कहानी आपको अच्छी सी समझ लगी होगी। ये नोट आ गया।
चलें आगे। ये चैप्टर हो गया खत्म। कल इंशाल्लाह इसका क्या होगा, इंशाल्लाह टेस्ट होगा, ठीक है। हाँ, आधा घंटे का टेस्ट क्लास में आराम से हो जाए। क्या होगा, छुट्टी नहीं करनी। सर हमारा क्लास पीपी के साथ सर पीपी की क्लास भी है। दरम्यान में क्यों, दरम्यान में उसको भी ऐड अप कर लिया, पेपर के बाद कर लेते हैं। हमारी भी है, हमारी भी है, हमारी भी है। मैं छुट्टी दे देना है, 1 से 2 टेस्ट ना दे दे बहाने ही नहीं और की है। 1 से 2 ब्रेक होगी तो तब वाला उस ब्रेक के अंदर ले लिया जाए टेस्ट। ब्रेक में हमसे हाँ, ब्रेक में ले लीजिए, 1 से 2 साढ़े 9 ब्रेक में ले लीजिए। तो दियो सही टेस्ट। ठीक है, देना है बस। घर में संडे को बैठ कर लेना और करना है। मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम आपकी है कि आपने उसको क्या करना है, टाइम बाउंड होकर करना है। दूसरी चीज आपने अनसीन की प्रैक्टिस करनी है। चाहे पास पेपर नजर आ रहा हो, ये नहीं सोचना ये पास पेपर देखता देखता लग रहा है। वसीम अकरम ने सिर्फ एक वर्ड चेंज करना है और क्या हो जाएगा, क्वेश्चन किधर से किधर चला। यूज और रिक्वायर्ड का वर्ड चेंज कर दो, कहानी कहीं पे कहीं चली जाएगी। एक फार्मूला चेंज, कहीं पे यूज लिखा हुआ वो इनपुट बनता है, जो रिक्वायर्ड है वो क्या बनता है, आउटपुट की कहानी बनती है। मैं इतना सा वर्ड चेंज करूं, लॉसेस की जस्ट एक वर्ड चेंज करूं, आंसर क्या हो जाएगा, टोटली चेंज। मटेरियल की क्वांटिटी में भी चेंज आ सकता है। सब कुछ चेंज आ जाएगा, मटेरियल की क्वांटिटी चेंज हो जाएगी, वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, सब चेंजेस आ जाएंगे। लेकिन होगा क्या, बच्चा कहेगा यस ये वाला सवाल तो पुराना सवाल है, खोला और आंसर देख के क्या कर दिया, छाप दिया। अगर देख के छाप देंगे तो क्या फर्क वसीम अकरम को पड़ेगा, कोई कोई फर्क नहीं पड़ना। किसको फर्क पड़ेगा, आपको पड़ेगा। क्या है, इसका मतलब है कि आप अपने आप से ही क्या हैं, सिंसियर नहीं। तो अपने आप से सिंसियर हो जाएं, पेपर पास हो जाएगा। सिर्फ अपने आप से सिंसियर हो जाएं और अपने वालिदैन से सिंसियर हो जाएं। बड़ी मुश्किल से पैसा कमाते हैं वालिदैन, आप लोगों के अब लगाते हैं आप लोगों के मुस्तकबिल के लिए। पर हम कहते हैं कोई बात नहीं, सीए में तो फेलियर होती रहती है, अगली दफा से मीन जो टाइम हमारा पढ़ने का है, टाइम देने का, हमने उस वक्त नहीं करना कोई काम। हमने कहना बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं, अभी बहुत टाइम पड़ा हुआ है, कर लेंगे, नहीं होता। सीए में सिर्फ एक काम कर लें, इंटेलिजेंस की इतनी जरूरत नहीं है, रेगुलर वर्क की जरूरत है। क्या है, रेगुलर वर्क। मेरा एक एंड पर ऑडिट का पेपर पास नहीं हो रहा था कि मेरा इंक्लाइंट थ्योरी की तरफ उतना था ही नहीं। मेरा इंक्लाइंट ज़्यादा क्या था, मैथमेटिकल। एक माइंड होता है ना बंदों का। मेरा पेपर फेल हो रहा था। मैं यही करता था, इंडस्ट्री में बैठा हूँ, जॉब कर रहा हूँ और टाइम नहीं मिलता, तो कोई बात नहीं, पढ़ा हुआ है, आखिरी महीने में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। मैं एक दफ़ा दोबारा से जब फेल हुआ तो मैंने कहा नहीं, काम क्या है, गड़बड़, गलती मैं खुद कर रहा हूँ। आर्टिकल्स में ड्यूरिंग आर्टिकल्स 9 to 5 आर्टिकल्स, फिर सेल्फ स्टडी करके अगर मैं कैप कर सकता हूँ तो फिर सीए फाइनल का एक पेपर में भी गलती मेरी अपनी जाती है कि मैं रेगुलर स्टडी नहीं कर रहा। मैंने चुप करके फेल हुआ। मैंने कहा अच्छा क्या करते हैं, पुरानी आदत को अपनाते हैं और लाइब्रेरी में जाते हैं। 9 to 5 जॉब, जॉब के बाद सीधा लाइब्रेरी, एक पेपर डेली बेसिस पर। अब 5 बजे के बाद से लेकर 9 बजे तक लाइब्रेरी। कितने घंटे, 4 घंटे में से मैं कितनी देर पढ़ लेता हूँ, तकरीबन 3 घंटे। 4 घंटे तो नहीं पूरे पढ़े जाने ना, दरम्यान में मैंने 15-20 मिनट सोना भी है, नमाज भी पढ़नी है, तो 3 घंटे या 2.5 घंटे। एक सब्जेक्ट को अगर आप डेली बेसिस पर दे दें
और 4 महीने दे दें, कितने घंटे बन जाते हैं? उससे कहीं ज्यादा बन जाते हैं जो आप क्लास में बैठते हैं उससे। 2.5 घंटे को लगा लें जरा, संडे भी एक्सक्लूड कर दें, हालांकि मैं संडे को भी उठ के लाइब्रेरी चला जाता हूँ। 2.5 तरफ 6 लगाएं, 15 2.5 तरफ 6 15, ये क्या हुआ? ये तो एक वीक के बने। और 4 महीने में कितने वीक्स? 16 वीक, 240 घंटे बन जाते हैं। क्लासेस कितनी देर की होती है हमारी? 125 घंटे। 100 क्लासेस 1.25 घंटे की क्लास, 125 घंटा। सोच लें, असल में काम है खुद करने का, जो हम नहीं करते। हम कहते हैं कि हमने क्लासेस ले ली, हम पास हो जाएंगे। सवाल ही नहीं पैदा होता क्लासेस लेने से आप पास हो जाए। जिस बंदे से मर्जी पढ़ लो, असल चीज है कि आप एक डेफिनेटली एग्जामिनेशन टेक्निक फर्क पड़ता है उसका, लेकिन जब तक आप अपने ऊपर इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। हम तजर्बे ही करते रहेंगे और अपने साथ तजर्बे कर रहे हैं। बड़ी होगी काफी करती। अब आगे चलते हैं अगले चैप्टर पर। अगला चैप्टर भी आज ही करना है जी, आज ही शुरू करना है। प्रोसेस कॉस्टिंग। सबसे पहले बेस थोड़ी सी बनाएंगे और उसके बाद फिर क्वेश्चंस करेंगे। है कि 20 मिनट है हमारे पास, टेंशन नहीं। ले बच्चों थोड़ी सी रिवीजन। एक होता है मटेरियल का अकाउंट, एक होता है पेरोल का अकाउंट, एक होता है फैक्ट्री ओवरहेड का अकाउंट। फैक्ट्री के अंदर मटेरियल आता है, एंट्री होती है मटेरियल डेबिट कैश क्रेडिट या मटेरियल डेबिट पेएबल क्रेडिट। दूसरी एंट्री होती है पेरोल के अंदर, आप लेबर को पेमेंट करते हैं, पेरोल डेबिट कैश क्रेडिट या पेरोल डेबिट पेएबल क्रेडिट। ठीक। फैक्ट्री ओवरहेड 3 किस्म का होता है। इसके अंदर होती है एक इनडायरेक्ट मटेरियल होता है, एक इनडायरेक्ट लेबर होती है और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। ये 3 किस्म के खर्चे होते हैं FOH के। ये जो मटेरियल है इसमें भी 2 किस्म का मटेरियल होता है, एक डायरेक्ट मटेरियल और एक इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट मटेरियल, 2 किस्म का मटेरियल होता है। जो डायरेक्ट मटेरियल है वो निकलता है और पहुंच जाता है WIP में मटेरियल से। और जो इनडायरेक्ट मटेरियल होता है ये पहुंच जाता है FOH। एंट्री क्या बन गई? FOH डेबिट और मटेरियल क्रेडिट। डन? पास में लग गई। डायरेक्ट मटेरियल WIP में, इनडायरेक्ट मटेरियल FOH। सेम यही चीज होती है पेरोल के साथ। WIP में क्या चली जाती है? डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर चली जाती है कहां पर? FOH। यहां पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपकी एंट्री होती है FOH डेबिट और कैश क्रेडिट। इसमें आपकी रेंट आ जाता है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, आपका रिपेयर आ जाती है ऑफ मशीन्स एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। ये सारे के सारे खर्चे कौन से होते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस।
कुछ FOH होते हैं जो वेरिएबल होते हैं। क्या होते हैं? वेरिएबल, जो यूनिट के बढ़ने से बढ़ जाते हैं, यूनिट के कम होने से कम हो जाते हैं, हमें पता होता है कि वेरिएबल है। तो वेरिएबल तो FOH डायरेक्टली इधर से इधर आ सकते हैं। वेरिएबल FOH जो यूनिट्स पर बेस करते हैं, उनका तो पता होता है कितने हैं। ठीक हो गया जी? ये तो ट्रांसफर आराम से हो जाएंगे। वेरिएबल FOH। एक होते हैं फिक्स्ड FOH। फिक्स्ड FOH को क्या किया जाता है? एब्जॉर्ब किया जाता है इनटू फिनिश्ड गुड एस्टिमेटेड बेसिस पर। एंट्री इसकी भी यही होती है कि ये WIP में आ जाते हैं। फिक्स्ड FOH एब्जॉर्ब, एंट्री हो गई। WIP डेबिट, FOH क्रेडिट। ये सारी एंट्रीज जो डिस्कस की हैं, ये सारी हमारे कोर्स का हिस्सा है और बच्चों वाली है, नो टेंशन। क्या आप सब लोगों को ये प्रोसेस समझ लग गया यहाँ पर? क्यों जी? एंड से मुश्किल तो नहीं है? मटेरियल आया, खरीदा हमने, और खरीदा जब हमने इशू किया तो किधर चला गया? या इधर चला गया या FOH में चला गया। लेबर को पैसे दिए, लेबर जब उसने काम किया, ऐसी लेबर जो डायरेक्टली प्रोडक्शन कर रही है, उसकी वैल्यू WIP में चली गई, और जो उनकी इंडायरेक्ट लेबर है, सुपरवाइजर है, वो किधर चली गई? FOH में। ये भी अकाउंट खाली हो जाएगा, ये भी अल्टीमेटली खाली हो जाएगा। वो कि ये इन्वेंट्री है। तीन किस्म की इन्वेंट्री होती है ना, मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड। तीन किस्म की इन्वेंट्री होती है। तो ये एक इन्वेंट्री है, कुछ ना कुछ माल बचा होगा तो वो यहाँ पे पड़ा होगा, जो इशू हो जाएगा निकल कर या इधर चला जाएगा एंट्री के हिसाब से। इस हिसाब से एंट्री के हिसाब से, असल में तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सारा जाना है। एंट्री ने किधर जाना है? ये एंट्री की कहानी है। कुछ इधर, कुछ FOH, और FOH से निकल के अल्टीमेटली यहाँ पर आ गया। ठीक? किसी भी चीज को बनाने में कितने खर्चे चाहिए? मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स, तीन खर्चे चाहिए। यहां पर तीनों खर्चे क्या हो जाते हैं? इकट्ठे हो जाते हैं। और कुछ वीडियो हो सकता है, कुछ इसका भी CD हो सकता है। अल्टीमेटली जो सी चीज बनती है वो कहां पर चली जाती है? फिनिश गुड में। एंट्री हो जाती है आपकी फिनिश गुड, WIP डेबिट और फिनिश गुड क्रेडिट। इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। शॉर्ट में लिख रहा हूँ जानबूझ के। COGM स्टैंड्स फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। चीज बन के किधर चली गई? फिनिश गुड। फिनिश गुड अगर तो बिक गई है तो एंट्री हो जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और फिनिश गुड क्रेडिट। अगर नहीं बिकी तो कहाँ पे पड़ी होगी? CD में पड़ी। डन? ये पूरा प्रोसीजर मैन्युफैक्चरिंग। चंद बातें और एक आधा दिन में डिस्कस इसी चार्ट को लेकर डिस्कस करते हैं। अच्छा, डन? अब ये बेचारा जो है ना, इसका अपना चैप्टर है, इस बेचारे का अपना चैप्टर है, इस बेचारे का अपना एक चैप्टर है, और इस बेचारे का अपना एक चैप्टर है। ये सारे चैप्टर हमारे कोर्स का क्या है? हिस्सा। हमने इक्का 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 करके सारे चैप्टर पढ़ेंगे। ये चैप्टर जो है ये कहलाता है प्रोसेस कॉस्टिंग। इसकी डिटेल निटी ग्रिटीज कहां पर आएंगी? यहां पर, इस चैप्टर, और इसको बोलते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। डन हो गया? कॉन्सेप्ट पता चल गया? प्रोसेस कॉस्टिंग असल में वर्क इन प्रोसेस का नाम है, प्रोसेस कॉस्टिंग। अब बढ़ते हैं, किधर गया? मैंने कॉपी किया था।
ये चैप्टर वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है CMA का, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर। आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले किसी ने? आसान है ना चैप्टर, सबसे आसान है ना, इम्पोर्टेंट भी है और आसान भी है। ठीक है, सच्ची बात कर रही है ना, आसान है ना। ठीक है, कुछ बच्चे कहते हैं मुश्किल है, मैं कहता हूँ आसान है सबसे। क्या? हाँ तो आसान है चैप्टर में आई उसमें, बच्चों का चैप्टर है, नहीं पढ़ाऊंगा तो आसान होगा ना। क्या करूँगा? पढ़ाऊंगा तो आसान हो जाएगा, नहीं पढ़ाऊंगा तो मुश्किल हो जाएगा। चलो 3 सवाल पढ़े आज के हैं, और 2-3 मिनट में 3 सवाल हो जाने। हाँ हाँ, स्टार्ट में तो खुश करना है ना आपको, कितनी जल्दी सवाल हो रहे हैं। चलें, अब जब हमने प्रोसेस काउंट बनाया था या फिर WIP का अकाउंट, ये इसकी मेन चीज़ है। लेकिन हम 2 कॉलम बनाएंगे। कितने कॉलम? 2 कॉलम बना करेंगे। आप ऐसे कुछ बना रहे होंगे ऐसे, ठीक है। क्वांटिटी और रुपीस को अलग अलग रखना है, खुदारा स्केल यूज कर लीजिएगा। अभी आपके सामने अलग अलग नजर आपको आ रहा है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर ABC लिमिटेड फॉर प्रोसेस 1। 20,000 यूनिट इनपुट हुआ। इनपुट कौन सा होगा? रॉ मटेरियल का होगा। नॉर्मल लॉस 15% ऑफ इनपुट, एक्चुअल आउटपुट 16,700। तो इसका अंदाज क्या होगा? यहाँ पर क्या डायरेक्ट मटेरियल आना होता है, हम उसको इनपुट भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट मटेरियल भी लिख सकते हैं। क्वांटिटी कितनी आई? 20,000। किस यूनिट ऑफ मेजरमेंट में है? यूनिट्स में। ओके, क्वांटिटी यूनिट्स। ये बनाना होता है आपको यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इनपुट, ठीक है। देयर आर चांसेस कि आपके यूनिट ऑफ मेजरमेंट इनपुट का कुछ और हो और आउटपुट का कुछ और हो। पॉसिबल है या नहीं है? कोई मिसाल? नहीं, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, एक चीज लीटर में हो, दूसरी चीज केजी में हो सकता है ना। शुगर से क्या बनता है? मिठाई किस? वेल, शुगर भी केजी में है, मिठाई भी केजी में है, तो काम गड़बड़ हो गया। लेकिन क्या दूध है वो किस में होता है? लीटर में। लेकिन उसी से ही मिठाई बनती है, वो किस में होती है? केजी में होती है। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या हो गया? फर्क भी हो गया, ठीक है। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इनपुट में काम होना है, ये देने, ठीक है। लीटर और आउटपुट केजी, तो यूज क्या होगा? लीटर होगा। इनपुट आ गया हमारा 20,000 यूनिट्स। नॉर्मल लॉस हम यहां पर लिखेंगे क्रेडिट साइड पर। NL स्टैंड्स फॉर नॉर्मल लॉस। क्या बोला जी? 15% ऑफ इनपुट। इनपुट है 20,000 इंटू 15%, 3,000 हमारा क्या आ गया? नॉर्मल लॉस।
एक्चुअल आउटपुट 16,700। ये प्रोसेस 1 की क्या होगी, फिनिश्ड गुड। हमारे पास एक प्रोसेस भी हो सकता है, एक प्रोसेस से निकलकर दूसरे प्रोसेस में भी की जा सकती है, तीसरे प्रोसेस में भी जा सकती है, लेकिन इस प्रोसेस की क्या बन रही है, ये फिनिश गुड बन रही है। तो ये आउटपुट बन रहा है। मैं फिलहाल क्या लिख रहा हूँ, फिनिश गुड लिख रहा हूँ। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, आउटपुट। यहाँ पे लिख सकते हैं WIP2, WIP1 से निकल कर जा रहा है WIP2। तो मुख्तलिफ काम आ सकते हैं। तो ये कितना बना, 16,700। 16,700 ये हमारी क्या आ गई, क्वांटिटी। डन, क्लियर। पहला स्टेप होता है क्वांटिटी मैच करना। खब्बा डेबिट पे सज्जा क्रेडिट, आपस में क्या करना है, आपने मैच करना है। क्या मैच है, कौन सी साइड पर कम है, इधर इधर कम है ना। अच्छा, इसको बोलेंगे हम एबनॉर्मल लॉस। ठीक है। नॉर्मल लॉस होता है एक्सपेक्टेड लॉस। क्या, एक्सपेक्टेड लॉस इज नॉर्मल लॉस। जो आप पहले से क्या कर रहे होते हैं, एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। काइंडली फाइनेंशियल अकाउंटिंग और CMA के अंदर नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस की कहानियां थोड़ी सी बताते हुए क्या है, डिफर करती हैं। अगर किसी ने लॉसेस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में FAR1 में FAR2 में पढ़ रखा है तो खुदारा ये वो वाले लॉसेस नहीं, ये एक्सपेक्टेड लॉसेस हैं नॉर्मल, और एक्सपेक्टेशन से अबव जो लॉसेस हो रहे हैं वो क्या है, एबनॉर्मल। ठीक है। ड्यू टू ये इनएफिशिएंसी होती है। क्या होते हैं जी, ड्यू टू इनएफिशिएंसी, वर्कर की सही तरह से काम ना करने की वजह से। क्या मेरा टी काउंट मैच हो गया, क्वांटिटेटिवली। अभी हमने सिर्फ क्वांटिटी की कहानी की है। आगे बढ़ते हैं। चलो, क्वेश्चन जो लिखा हुआ मैं चेंज कर रहा हूँ। 30,000 15%, 28,600। इस तरह का कोई काम मैं कर देता होता। कभी कभी एक ही सवाल करवा करवा के जरा सा बंदा क्या लगता है, थक जाता है, बोर हो जाता है, थोड़ा सा चेंजेस जरूरी हो जाती हैं। ले जी, इनपुट कितना, 30,000, लॉसेस कितने, 15% ऑफ इनपुट, और एक्चुअल आउटपुट कितनी आ गई, 28,600। तो ये मेरी इनपुट आ गई जो कि क्या है, मेरा डायरेक्ट मटेरियल 30,000 यूनिट्स। ठीक है जी। और आउटपुट जो है या फिनिश गुड जो है, आप जो मर्जी लिखते हैं, नो टेंशन। पेपर में इस चीज की कोई टेंशन नहीं। नॉर्मल लॉस कितना है, 30,000 ज़रब 15% कितने, 45 सौ, सॉरी गलती से एक सिफर और इजाफी कर दिया। एक्चुअल आउटपुट 28,600। खबर डेबिट से सीधा क्रेडिट आपस में बराबर, कौन सी साइड पे इधर है, कितनी, 33, अच्छा 100। इसका मतलब है 3,100 मैं यहाँ पर लिखूंगा, और इसको हम बोलेंगे एबनॉर्मल गेन। ये किस वजह से होगा, ओवर एफिशिएंसी। बहुत एफिशिएंट है आपके वर्कर, बहुत एफिशिएंट जी। क्या फिर आपकी एस्टिमेशन खराब थी, क्या आपके एस्टिमेटेड लॉसेस जो आपने एस्टिमेट किए थे वो
ज्यादा किए थे वो क्या हुए, कम हुए। ठीक है, एक्चुअल लॉसेस कितने हैं? इन किया था 30,000, आउट कितना किया 22,600, मींस एक्चुअल लॉसेस हुए मेरे 1400। ठीक, जबकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 45। तो ये भी दोनों का डिफरेंस भी क्या आ जाता है, एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल लॉस। गॉट द पॉइंट? चलो अब आते हैं एक और सवाल पे। 10,000 के जी इनकी है, चलो 11,000 की जी इनकी है 5,000 के हिसाब से 9,600। इनपुट कितने के जी? 11,000, कॉस्टिंग 5 रुपए। ठीक है, डन। और 10% इनपुट है, यहां पर हम लेते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट ये क्या बनाव होती है, पहले ये समझिए फिर आगे बात करता हूँ। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल FOH, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी दरम्यान में ऐड कर देता हूँ। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वेरिएबल FOH और फिक्स्ड FOH, ये चीज होती है किसी प्रोडक्ट का हिस्सा। अच्छा, अगर हम इन तीनों को इकट्ठा कर दें तो इसको बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। ऑन अदर हैंड, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वेरिएबल FOH, फिक्स्ड FOH, डायरेक्ट मटेरियल को साइड पे कर दें और बाकी चीज को इकट्ठा कर दें तो इसको बोलते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्ट करने के लिए जो कॉस्ट होती है मटेरियल को फिनिश गुड में, इसको बोलते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। ले, कन्वर्जन कॉस्ट आ गई हमारी, ज़ूम करें कुछ, चलो ठीक है जी। 40,000, अब करते हैं काम। इनपुट कितना किया, क्वांटिटी पहले क्या करनी है 11,000। इनपुट आपने किया 11,000, किस यूनिट ऑफ मेजरमेंट में, केजी। तो यहां पर क्या लिख दें, केजी। क्वांटिटी में क्या चीज आ जाएगी, केजी। 10% इनपुट क्या है, नॉर्मल लॉसेस। नॉर्मल लॉस कहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड पर। नॉर्मल लॉस 11,000 का कितने परसेंट है, 10%, 11 से। एक्चुअल आउटपुट कितना है 9600। फिनिश गुड कितना होगा 9600। और कोई चीज़ है यहाँ पे नहीं है, आप क्वांटिटेटिवली मैच करेंगे। विच साइड इज बिगर, डेबिट साइड बिगर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एबनॉर्मल लॉस कितना 300 क्या आ गया, एबनॉर्मल लॉस आ गया। अब यहाँ पर क्या लिख दिया जाए, क्वांटिटी क्या होगी हमारी, मैच होगी। बहुत सारे स्टूडेंट जो पढ़ते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग, वो पहला स्टेप बनाते हैं, उसको नाम देते हैं क्वांटिटी शेड्यूल का। ठीक, मैं क्वांटिटी शेड्यूल बनवाता ही हूँ। अगर पेपर में आ जाए लफ्ज लिखा हुआ क्वांटिटी शेड्यूल, तो क्या करना है, बस चुप करके यहाँ पे आना है, इसकी हेडिंग क्या बना देनी है, क्वांटिटी शेड्यूल। हम बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं क्वांटिटी शेड्यूल बनाने में, ठीक है। क्वांटिटी शेड्यूल, नॉर्मल लॉस, असल में एबनॉर्मल लॉस मालूम करने के लिए बनाते हैं क्वांटिटी शेड्यूल। तो हमने तो उससे अगले स्टेप पे प्रोसेस अकाउंट बनाना है, तो हमने बनाना ही क्या है ये, और कुछ भी नहीं बनाना। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट आ जाए क्वांटिटी शेड्यूल, चुप करके हेडिंग क्या दे दो, कॉलम की क्वांटिटी शेड्यूल एंड नथिंग एल्स, कहानी खत्म। डन। लें जी,
अब अगला स्टेप, अब वैल्यूज देखनी है। यहाँ पे लिखना है आपने एट द रेट ऑफ 5, कितना आ गया 55,000। अब डेबिट साइड पूरी करनी है, क्या करनी है, डेबिट साइड पूरी करनी है। दूसरा खर्चा क्या आता है यहाँ पर, कन्वर्जन कॉस्ट में सब कुछ शामिल हो जाएगा, लेबर भी और ओवरहेड्स। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कन्वर्जन कॉस्ट कितनी थी, 40,000। अब हमारी डेबिट साइड क्या हो गई, मुकम्मल। नॉर्मल लॉस की कहानी, losses which is uncontrollable in production process is normal loss basically। आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, ये होनी होगी, उसी को आप एस्टिमेटेड बेसिस पर एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। मसलन आपने मिल्क शामिल किया, अब क्या उसमें वेपोरेशन होनी है मिठाई बनाने के लिए या नहीं होनी, वेपोरेशन होनी है, उसमें से पानी खुश्क होना ही होना। तो ये क्या है, नॉर्मल लॉस। अब ये डिपेंड करता है, कुछ बंदे एफिशिएंट होते हैं, कुछ इनएफिशिएंट होते हैं। कुछ एफिशिएंसी के जरिए थोड़ा सा कम पाउडर डालेंगे, कुछ ज़्यादा पाउडर डाल के क्या कर लेंगे, काम कर लेंगे। तो मिठाई बनाने के मुख्तलिफ तरीके, तो कुछ एफिशिएंसी होगी, कुछ इनएफिशिएंसीज होगी, तो लॉसेस कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो हम असल में इन नॉर्मल लॉस को कोई वैल्यू असाइन नहीं करते हैं। समहाउ अगर कुछ लॉसेस ऐसे आए जो सेल हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी होती है ऐसी चीज़ जो निकल कर आ जाए और वो क्या हो सकती हो, सेलेबल हो, तो फिर हमारे में जो है वो खर्चे में बचत होती है। क्या होता है जी, खर्चे में उसको बचत के तौर पर ले लेते हैं जी। नहीं, बाय प्रोडक्ट की कहानी बात की है, अभी हम बाय प्रोडक्ट नहीं पढ़ रहे, अभी हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस को उसको बोलते हैं रिकवरी वैल्यू, बचत। कैसे होनी है वो बाद में की कहानी है, कल परसों आ जाएगी इंशाल्लाह। स्टेप बाय स्टेप चलना है। फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हो कोई या बाद में पढ़ रहा हो, थोड़े से सवाल उसको करने पड़ेंगे बच्चों वाले। ये मैंने कोई 7-8 दिन बच्चों वाले सवाल करवाने और कुछ भी नहीं करवाना, कोई पास पेपर नहीं डिस्कस हुआ। और उसके बाद आप इंशाल्लाह कोई एक भी पास पेपर ऐसा नहीं होगा जो 80-90% आप अटेम्प्ट ना कर सकते। कोई 8-10% की कहानी की वेरिएशन हो सकती है। ले जी, अब क्या हो गया, मेरी डेबिट साइड क्या हो गई पूरी। ये मेरा खर्चा है, क्या है, ये मेरा खर्चा है। नॉर्मल लॉस को कोई वैल्यू असाइन नहीं की जाती, यहाँ पर क्या वैल्यू आ गई, अब आपने क्या करना है, अब आपने निकालनी है कॉस्ट पर यूनिट। इसमें आपकी आएगी प्रोसेस कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड आउटपुट। एक्सपेक्टेड आउटपुट होती है इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। आपने ये वाला फार्मूला देने रखना, इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। और प्रोसेस कॉस्ट के अंदर फिलहाल ये डेबिट साइड सारी है। कितनी हुई खर्चा, 95,000 आपका खर्चा हुआ है। और एक्सपेक्टेड लॉसेस कितने थे, हाँ, इनपुट कितना था 11,000 माइनस 1100। आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे, कितने यूनिट्स बनेंगे, 9,900। 9,900 आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, बने कितने उसको छोड़ दो, बनेंगे कितने वो आपने देखा। एक्सपेक्टेड क्या थे वो आपने फार्मूले में, ये क्या रेट आया, ₹9.59 पर यूनिट। ये आपने निकाल लिया। अब आपने इसकी वैल्यू को असाइन करना है, वैल्यू लगानी है। मेरी प्रोसेस काउंट के अंदर किस किस चीज़ को वैल्यू नहीं लगी हुई अभी, एक फिनिश गुड को और एक एबनॉर्मल लॉस को। मैं इन दोनों को क्या कर दूंगा,
ये जो वैल्यू आई है 9.59, ये क्या कर दूंगा, असाइन कर दूंगा और वैल्यू लिख दूंगा। बताएं 92064 एब्नॉर्मल लॉस 2877। अब ये ज़्यादा हो रही है एक साइड, 7 4 11, इधर 95,000। मैं ये आखिरी इंसर्शन पढ़ रहा हूँ, 7 4 क्या हुआ, 11, ये 0 होना चाहिए। तो अगर कोई भी राउंडिंग ऑफ के डिफरेंसेस आए, उसको एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन में एडजस्ट करना है। कहाँ पे एडजस्ट करना है? अगर एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन क्वेश्चन में मौजूद है तो उसमें राउंडिंग ऑफ के डिफरेंसेस को एडजस्ट कर देना है। 1 रुपया ज़्यादा आ रहा था, मैंने 1 रुपया यहाँ से क्या कर दिया, कम कर दिया। मैंने कुछ भी नहीं किया, -1 लिख के कहानी ओ जा ये लिख दे, काटने की क्या जरूरत है, एक दफा लिख दिया ना, यहाँ पे लिख दिया, कटिंग क्यों करनी है, -1 लिख दो कहानी में। ₹1 का ही फर्क आ रहा होगा, एक से ज्यादा नहीं आ रहा होगा अगर आपने कैलकुलेशन सही किया तो ये तरीकाकार होगा हमारा काम करने का। टाइम हो गया काफी, नमाज भी पढ़नी है। होमवर्क क्या होना चाहिए, कुछ भी नहीं देना है, नींद पूरी करेंगे, ठीक है, आवाजें आ गई हैं मुझे। ऐसा करते हैं, फाइन रखते हैं, जो टेस्ट नहीं देगा 500 रुपये का फाइन होना चाहिए इस बच्चे के बाद। देखना बताइए कौन सा चैप्टर शुरू हो गया जी? प्रोसेस कॉस्टिंग चैप्टर नंबर कौन सा है? चैप्टर 4 है। आप एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 कर सकते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग पेज नंबर 4-13 पर, बस पहले दिन तो इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। बेटा बात पता क्या है, अगर आपने नहीं खरीदी सॉफ्टवेयर मुझसे ले लें, ठीक। असल में CMA में फेलियर की एक बहुत बड़ी रीज़न है कि आपको आंसर पैटर्न पर मिलते ही नहीं है। ICAP के आंसर कॉपी पेस्टेड होते हैं, मैं वही बता रहा हूँ। दूसरी चीज़, हर बंदे की अपनी एक सिमेट्री होती है। मेरा हर चैप्टर में सबसे पहले ICAP की थ्योरी है। कौन सी थ्योरी? ICAP की थ्योरी है। फिर थ्योरी में से जितनी एग्जाम्पल्स हैं ICAP की सारी एग्जाम्पल्स कहाँ पर हैं? अलहदा से इकट्ठी की हुई एग्जाम्पल्स। मीन्स मैं इंश्योर करवाता हूँ बच्चों को कि स्टडी टेक्स्ट की एग्जाम्पल कोई भी नहीं छोड़ती। उससे अगली चीज़, स्टडी टेक्स्ट की एग्जाम्पल में पास पेपर भी मौजूद है, तो क्रॉस रेफरेंसिंग वहां पर एग्जाम्पल में क्रॉस रेफरेंसिंग की हुई है कि ये पास पेपर नंबर फलाना है उस अटेम्प्ट का। उसके अलावा पास पेपर मजीद हो सकते हैं। और फिर जितने पास पेपर हैं उनमें तो काफ़ी हद तक श्योरिटी है, तकरीबन 99% तक, कि वो मेरे अपने सोल्व हुए हुए हैं। ठीक, स्टडी टेक्स्ट की एग्जाम्पल्स कुछ साइडलाइन की हुई हैं, कुछ सॉल्व है। तो असल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक तो मटेरियल का है कि आपके पास मटेरियल कितना अवेलेबल है। जिसकी भी बुक है 200 प्लस पास पेपर नहीं होंगे इसमें। 2001-2 से लेकर 2022 तक के पास पेपर नहीं होंगे। ठीक, इसलिए अगर आप बुक ले लेंगे तो उम्मीद है आपको फायदा हो जाएगा। एक भी क्वांटिटी शेड्यूल नहीं बना होगा उसके अंदर, इसी तरीके से सॉल्व हुआ होगा। जितने भी प्रोसेस कॉस्टिंग के सवाल हैं, डिसीजन मेकिंग के सवाल हैं, जो पैटर्न क्लास में होगा इंशाल्लाह उस पैटर्न पे पास पेपर क्या हुए होंगे, सॉल्व हुए। तो
1500 2000 रुपए का खर्चा मेरा ख्याल है कोई बड़ा खर्चा नहीं है। 100 में पढ़ना इट्स नॉट एन इजी टास्क, तो बहुत बड़ा खर्चा है। चॉइस इज योर्स। तो अगर पढ़ना है तो सही तरीके से पढ़ो ना। आप माशाल्लाह बहुत बड़े नामों से पढ़कर आए हैं, मुझे कोई वो नहीं है शक के वो अच्छा नहीं पढ़ाते होंगे, लेकिन मैं गारंटी कर सकता हूँ मैं अच्छा पढ़ाता हूँ इंशाल्लाह, और आपको फीलिंग आ जाएगी। मैंने कहा था 15 दिन लगेंगे आप लोगों को ये पता चलने में कि कितने डिफरेंसेस आपको मिल जाएंगे। कुछ बहुत सारे मिल जाएंगे। जो पहली बार पढ़ रहे हैं क्या उन्हें समझ नहीं लग रही? क्वेश्चन इज दिस, जो पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं, उनको तो कंपैरिजन नहीं मिलेगा, वो तो मुझसे ही पढ़ रहे हैं। जिन्होंने कहीं और से पढ़ा उनको कंपैरिजन मिल जाएगा, फिर वो बताएंगे कि मेरे मेथड आसान और शॉर्ट हैं या नहीं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। डायरेक्ट एक्सपेंसेस और फिक्स एफएच में डिफरेंस क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट जितने भी हैं वो वेरिएबल है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, एग्जांपल ये क्या चीज़ है? मटेरियल, ठीक है। ये डायरेक्टली लगना है। ऐसे खर्चे जो डायरेक्टली किसी भी प्रोडक्ट का पार्ट आप बना सकते हो, ये क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस। ऐसे खर्चे जो आइडेंटिफिएबल विद रिस्पेक्ट टू वन सिंगल प्रोडक्ट नहीं है, वो क्या है? इनडायरेक्ट मटेरियल। और फिक्स एफएच? फिक्स तो फिक्स है, जैसे रेंट है। यहाँ पे 2000 बच्चा आके बिल्डिंग में आके बैठ जाए या 200 बैठे, रेंट तो सेम रहना है। ठीक, बिल्डिंग में 2000 बैठ जाए बच्चा या एक दो बैठ जाए या कोई भी ना बैठे, रेंट क्या रहना है? फिक्स। ठीक, रेंट फिक्स है। अब फिक्स को नंबर ऑफ यूनिट्स का पार्ट बनाना है, उन स्टूडेंट्स का पार्ट बनाना है। कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं? 200 आएगा तो 200 के हिसाब से पार्ट बना देंगे। ठीक है। 2000 आएगा तो 2000 के हिसाब से पार्ट बना देंगे। यही वजह है जब आप बल्क में चीज़ प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो वो जो ये वजह फिक्स खर्चे हैं ना, ये बहुत कम हो जाते हैं पालिसी। ओके। तो इसी वजह से ये बड़े बड़े जायंट्स हैं वो सस्ती चीज़ बेच लेते हैं छोटे बंदे से, ठीक है। क्योंकि उनके खर्चे जो हैं वो मीट उस तरीके से नहीं हो पा रहे होते, वो उतनी चीज़ें बना नहीं रहे होते। जो आप कह रहे हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो डिवाइडेबल है? मैं बात यह है जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो तो मैंने लिया या किसी और ने लिया, ये टेबल बनानी है, इसके ऊपर चिप बोर्ड है, मुझे जितने का पड़ना है दूसरे को उतना पड़ना, अनलेस रैंडल के कोई बल्क डिस्काउंट, ठीक है, दूसरा बंदा बल्क में चीज़ बाय कर देगा, मैं बल्क में बाय नहीं कर सकता, तो मैं तो हो सकता है रिटेलर से ले लूँ, हो सकता है होलसेलर और डायरेक्ट कंपनी से उठा कर ले ले, तो ही फर्क पड़ जाएगा यहाँ पर बड़े बंदे में और छोटे बंदे में। ठीक है। तो जैसे आप कह रहे हैं रेंट के बारे में, आप कह रहे हैं कि वो फिक्स एफएच है, वो फिक्स है, वो डिवाइड हो सकता है पर नहीं वो डिवाइड तो हो सकता है, जिसे आप एब्जॉर्ब भी कह रहे थे, वो तो एब्जॉर्ब करवाया ना, मैं एब्जॉर्ब करवा, जो दूसरे खर्चे हैं जो डायरेक्ट खर्चा है वो तो पर यूनिट पता है। लेबर है, ये बनाने में कितने बंदे, लेबर ने कितने चार्जेस लेने हैं जी, 1000 रुपया लेना, तो ये तो फिक्स हो गया, एक हिसाब फिक्स नहीं वेरिएबल है कि 1 यूनिट बनाएगा तो 1000, 2 यूनिट बनाएगा तो 2000, 3 यूनिट बनाएगा तो 3000, 1000 रुपये के साथ। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस को फिक्स एफएच को? देख के खर्चे को देख के जज करें। ठीक है। ठीक है, अब मिसाल ले लेते हैं, ये इसकी मैंने मिसाल दी, जी सर। इसकी क्या मिसाल दी, इसमें मटेरियल लेना है, लेबर लेना है और ओवरहेड्स लेना है। ठीक है, अब मटेरियल आपने खरीदा, आपको एक चिप बोर्ड का खर्चा, क्या ये एक टेबल के अंदर ये पता है कितना लगना है, इस टेबल में कितना लगना है पता है ना, तो आप इतने हिस्से की कॉस्टिंग कर सकते हो। आपको पूरा 4 बाय 8 की टेबल मिलनी है, आपने कटिंग की इस साइज की, आपको कटिंग कितने की पड़ेगी पता चल जाएगा ना। इसका मतलब है ये क्या है, वेरिएबल खर्चा, ये डायरेक्ट खर्चा। डायरेक्ट खर्चा वो जो इसका मैं कॉस्टिंग में डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। ठीक है। ठीक है, इसकी कॉस्टिंग में मैं क्या इसकी कॉस्ट डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। जी सर। नीचे जो लकड़ी और ये जो लोहे की चीज़ है ये
वेल्डिंग जिस चीज से हुई है, और क्या मैं उसको आइडेंटिफाई कर सकता हूँ? सही तरीके से आप सही तरीके से नहीं कर सकता ना। तो फिर इस तरह की चीज को उठा के मैं क्या कर सकता हूँ? इनडायरेक्ट मटीरियल बोल सकता हूँ। ठीक इसी तरह से जो मशीन जिसके जरिए वेल्डिंग हो रही है, क्या उसको ऑयलिंग, ग्रीसिंग, ये इस तरह की चीजें करनी होंगी? है तो वो भी मटीरियल। अब वो डायरेक्टली इस प्रोडक्ट का आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उसको असाइन नहीं किया जा सकता डायरेक्टली, तो फिर आप उसको क्या कंसिडर करोगे? ये इनडायरेक्ट मटीरियल। ठीक लेबर की मिसाल है, जो बंदे ये बना रहे हैं, ठोका ठाकी कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं, ये बंदे हैं वो वाले बंदे जो इसको बना रहे हैं। जो बंदे बनाने में इन्वॉल्व है, उनकी सैलरी जो होगी वो क्या कंसिडर होगी? डायरेक्ट लेबर। और जो बंदा बस खड़ा हुआ देख रहा है, गार्ड है, जो क्या नाम, स्टोर का बंदा है, स्टोर कीपर है, ठीक, जो सुपरवाइजर है, और सही तरह से काम करो, इसको कटिंग सही करो ना। ये बंदा हाथ तो नहीं लगा रहा, काम तो नहीं कर रहा, पेमेंट तो ले रहा है, सैलरी तो ले रहा है, ये वाले बंदे क्या होंगे? इनडायरेक्ट लेबर। लेबर है, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, लेकिन क्या है? इनडायरेक्ट लेबर कंसिडर होगी इनकी सैलरी। ठीक, एंट्री वाइज दूसरी जगह पे चले गए, काम इकट्ठे बैठे कर रहे हैं, लेकिन एंट्री वाइज क्या है? अलग, कॉस्टिंग वाइज अलग। एक को एफओएच बोलेंगे, एक को डायरेक्ट लेबर बोलेंगे। ठीक, अब बात आ गई फैक्ट्री ओवरहेड में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। रेंट है, ये फिक्स है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इसके अंदर कुछ क्या है? फिक्स है, कुछ वेरिएबल है। यूनिट्स बढ़ जाएंगे तो बढ़ जाएगा उसका। यहाँ पर एक क्लास है जिसके अंदर 500 बच्चा आके बैठ जाए, या लाइब्रेरी है भर जाती है, तो एसी ज़्यादा चलाने पड़ता है। चंद बंदे बैठे हैं तो एसी कम चलाने पड़ेगा। ठीक, तो क्या है? वेरिएबल खर्चा है। ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर बेस कर रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर बेस कर रहा है, तो ये क्या हो गया? वेरिएबल। लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड, ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, हमने सिर्फ पढ़नी है जो हम चीज़ें बना रहे हैं उसकी कहानी, ठीक है, या फिर सर्विसेज दे रहे हैं तो फिर उसकी थोड़ी बहुत कहानी। कहानी तो एक ही है। सर्विसेज में स्टूडेंट बेस हो जाएगा, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट बेस हो जाएगा। बात में लगी। तो यहाँ से अब खर्चे देख के डिफ्रेंसिएशन हो जाएगी कि ये ओवरहेड्स है, ये मटीरियल और लेबर, डायरेक्ट मटीरियल। अब आपकी बात क्लियर होगी? जी, वो उसमें एक फील होती है डायरेक्ट एक्सपेंस और फिक्स एफओएच, तो वो एक नहीं, फिक्स एफओएच तो वो है जैसे रेंट है जी। अब रिपेयर है, क्या ये फिक्स है? पे मेंटेनेंस फिक्स तो नहीं है सर, एकदम से आ जाएगी, नहीं भी हो सकती, कभी हो भी सकती है, कभी नहीं भी हो सकती है। जी सर। तो एस्टिमेट लगाया जा सकता है, हर महीने अगर होती हो तो फिर आज आज का महीने फिक्स है। जी सर। या हमने कहा हो, या हमने कहा हो जनाब जब भी हमारा एसी खराब हो जाएगा ना तो आपने आके ठीक करना है, पर हम उसे हर महीने 10,000 देते हैं। जी सर। अब ये क्या होगा खर्चा? ये क्या होगा? फिक्स हो गया। ठीक, हर महीने जाने खर्चा फिक्स हो गया, खराब हो या ना हो। और अगर है, अगर हम बंदा बुलाते हो, अगर खराब हो गया तो करवा लेंगे, नहीं तो फिर ये खर्चे में से निकल गया। अगर खर्चा होगा तो देख लेंगे, नहीं होगा तो नहीं। ठीक है, उसका मैंने कहा था कुछ चीज़ें और हैं जिनका मैं हल बताऊंगा आगे जाके, बट मैं एक चीज़ को कंक्लूड करना होता है ना, कहीं पे जाके रोकना है। ठीक है सर। तो टाइम मिलेगा एक आधा देर में, दरमियान में दोबारा से इस ग्राफ के ऊपर आ जाऊंगा, आओ भाई इससे अगली कहानी भी डिस्कस कर। ठीक है सर, इंशाल्लाह। तो परेशान नहीं होना आपने। आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, ये मसला नहीं होगा आपको जी सर, कि मैं पोस्ट बैच में आगे बैठ रहा हूँ, मुझे समझ नहीं लगे। क्या समझ लगी है इन चीज़ों की? इसकी इंशाल्लाह लगी है। ज़्यादा पढ़ा दिए जी जनाब, ज़्यादा पढ़ा दिए यार बच्चा क्यूरी पूछ रहा तो बता रहा नहीं है। मैंने आप